ईच फाइल। सही है, हमें कहीं अपने थीम सेटअप को ही मंगवाने की नीड नहीं पड़ेगी। बस हम क्या करेंगे, अपने पूरे ऐप को ना रैप कर देंगे उस थीम सेटअप के अंदर। ठीक है, तो मैं वही मेथड जो है वो निकाल रहा हूँ। सही है कि अभी जो है हमारे पास क्या न्यू आया है, दिस वन। सही है, अच्छा अब इन्होंने क्या है कि ये मैंने अलग से ना लिखा है कि यार ये वाली चीज निकाल के दो। सही है, अब हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सीडी एंड्रॉइड, हाँ नई फाइल बने। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। एक पुराना तरीका है, शायद आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है कि आप उसी फाइल के अंदर क्रिएट थीम करते हो और उसको यूज कर लेते हो, यूज थीम के मेथड के थ्रू। ऐसे ही है, देखिए कुछ बच्चों ने जिन्होंने देखा हो। खैर अगर नहीं देखा तो इसका रेफरेंस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये हमारा जो है वो एपीआई का स्टैंडर्ड जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन है, फ्लो है कि भाई ये आप फ्लो ये खुद बता रहे हैं, कस्टमाइज मटेरियल यूआई विद योर थीम, यू कैन चेंज द कलर्स, टाइपोग्राफी एंड मच मोर। सही है, ये पूरा इन्होंने यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। मैं डायरेक्ट अगर उसमें आऊँ, कोड पे आऊँ, तो इन्होंने बताया हुआ आप क्रिएट थीम करते हो, उसके स्टेटस के अंदर डेंजर कलर है, फिर इसी तरीके से आप उसकी फॉन्ट साइज दे देते हो। फिर आप क्या करोगे, थीम डॉट स्टेटस को कॉल कर लोगे तो क्या होगा, वो जितनी भी उसके प्रॉपर्टीज है ना वो सारे अप्लाई हो जाएंगे इंडिविजुअल स्टेटस के ऊपर। ये बात समझ में आ रही है, सबको क्लियर है? ठीक है, अच्छा इन्होंने यहाँ पे कुछ और भी बताया है कि was is an auto generated field of CSS theme variable, it will throw an error। अगर आपने कोई क्रिएट थीम के अंदर was करके कोई मतलब VARS, ठीक है, ये करके कुछ डिक्लेयर किया, प्रॉपर्टी लिखना चाह रहे हो, तो वो क्या करेगा, आपको एरर देगा। सही है, अच्छा ये बेसिकली उसका मेथड हुआ करता था। बट अब इससे बेहतर एक तरीका हमारे पास मौजूद है जो मैंने निकाला है कि आप क्या करोगे, हमने इंस्टॉलेशन पे लगा दिया था, इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक पूरा सेटअप करेंगे जिसका नाम मैं रख देता हूँ थीम। सही है, इस थीम के अंदर मैं क्या कॉल करता हूँ, थीम डॉट जेएस। इज दिस क्लियर? अच्छा अब इस थीम डॉट जेएस के अंदर हम क्या कॉल करेंगे, इस थीम डॉट जेएस के अंदर हमें चाहिए क्रिएट थीम। क्या चाहिए, ये एमयूआई खुद प्रोवाइड करता है सेल्फ। सही है, अच्छा अभी के लिए मैं इसके लिए कलर्स और ये प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ने की नीड नहीं है, एज वी ऑल नो दैट ये क्या होता है। ठीक है, बस हम इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जाकर के समझ लेंगे। अच्छा अगर मैं पैलेट की बात करूं तो जितने भी आपके थीम में कलर यूज होगा ना वो आप यहाँ डिफाइन कर दोगे। फिर आप कॉल करोगे थीम डॉट प्राइमरी डॉट टेन, थीम डॉट प्राइमरी डॉट सेकंड। ये बात समझ में आ रही है सबको? सही है, अच्छा अभी हम जब इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैंने मेन लिखा, अब मैं मेन पे जाकर के ना मैं देखता हूँ, जरा आपको दिखाता हूँ कलर थीम या कलर पैलेट। कलर पैलेट निकाल लेते हैं कि एमयूआई में कितने कलर पैलेट्स हैं। ये 2014 है। ठीक है, ये सारे कलर पैलेट एमयूआई में मौजूद है। सही है, अब देखो अगर मैं आता हूँ तो ये मुझे जैसे कि अगर मैं देखूं यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है दिस वन ना, ये ये वाला कलर है। सही है, अब मैं चाहता हूँ ये तो मेन हो गया, इसका एक कोई सेकेंडरी कलर भी हो, तो मैं ये सेकेंडरी उठा लेता हूँ। सॉरी, इसका होवर के तौर पर कह सकते हो। बेसिकली मैं थीम सेटअप कर रहा हूँ। अब मेरे पूरी ऐप में जहां पे भी मुझे कलर की नीड होगी मैं अलग से कहीं भी कॉल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसको कॉल करूंगा प्राइमरी डॉट मेन, प्राइमरी डॉट सेकेंडरी। अब जस्ट सपोज कि आप कोई डैशबोर्ड बना रहे हो, चलो मैं एमयूआई की ही डैशबोर्ड निकालता हूँ। जिस तरह हम लोग उसमें यूटिलिटी क्लासेस में
बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड के अंदर मुझे कलर्स कौन कौन से नजर आ रहे हैं? मुझे ब्लू का ये कलर नजर आ रहा है, मुझे ब्लू का ये कलर नजर आ रहा है, मुझे ब्लू का ये कलर नजर आ रहा है, ऐसे ये। अच्छा, एक कलर ये नजर आ रहा है, ठीक है, इसके आउटलाइन पे नजर आ रहा है, बाकी ये ग्रीन क्या थीम है। अब जब मैं इस पूरे वेब को जब मैं सेटअप करूंगा ना, तो मुझे इस चीज का ख्याल रखना है कि ये कलर था और ये कलर था, ऐसे ही है। जैसे कि मैं आता हूँ कलर पैलेट के ऊपर, अच्छा मैंने जरा लॉगिन नहीं किया। अरे शायद मैंने एक्सटेंशन अलाउ नहीं किया हुआ, तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये कलर मौजूद ही है, अब ये कलर जो होगा ना किसी और पैलेट के अंदर होगा, देखते हैं। नहीं, अपडेट के अंदर शायद ये कलर मौजूद है, लेकिन ये जो कलर थीम है ना, ये पुराना है, सही है। लेकिन अच्छा, अगर मुझे इसको यूज करना है तो कोई इशू नहीं है, मैं इधर आकर के इसको ट्राई कर लेता हूँ किसी के अंदर, क्या मुझे ये कलर मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है, आ गई। तो ये कलर मौजूद है इसके अंदर, दिस कलर, बट एमयूआई क्या कह रहा है, बोले यार ये कलर यूज नहीं करो, इसमें से कुछ चूज कर लो, सही है, मेरे थीम सेटअप में से कलर चूज करो। अच्छा, अब जब मैंने इस पूरी वेब को मैं देख रहा हूँ तो इसके अंदर ये दो कलर हो गए जो ब्लू के आ रहे हैं, तीसरा कलर एक ग्रीन का है, और चौथा कलर एक ये है, ऐसे ही है। बाकी और कोई कलर आपको पूरी वेब पे नजर आ रहा है? हाँ, ये फील्ड का एक कलर है, ठीक है, ये एरर के अंदर चला जाएगा, और प्रोसेसिंग का कलर है कि इससे मैच हो जाएगा, वो सेकेंडरी और प्राइमरी के साथ हम यूज करेंगे। फिर इसी तरीके से आपके ये येलोइश कलर है, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। तो ये जितने भी कलर्स है ना, आप क्या करोगे, डिफाइन कर लोगे अपनी वेब के अंदर कितने कलर्स आपसे यूज करने हैं, अब आप उसी के साथ खेलोगे पूरी वेब में, सही है, समझ में आ रही है बात। तो जैसे कि यहाँ पे उन्होंने ना इसको लिखा भी है, यो प्राइमरी कलर और दिस इज माय सेकेंडरी कलर। अच्छा, सेकेंडरी के लिए इन्होंने अलग से बनाया है, हम ये भी कर सकते हैं प्राइमरी डॉट मेड, प्राइमरी डॉट सेकेंडरी, और सेकेंडरी डॉट मेड और सेकेंडरी डॉट सेकेंडरी, सही है। अब जैसे ये हो सेकेंडरी कलर, अच्छा, यू कैन आल्सो ऐड डार्क मोड सेटिंग्स और कस्टम कलर हियर, सही है। डार्क मोड के लिए भी कुछ कलर्स होंगे, जैसे कि इसी, अगर मैं इस पे जाऊं, इसके अंदर शायद मौजूद नहीं है, बट नॉर्मली मौजूद होता है ना कि हम डार्क थीम पे चले जाएं, सही है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि अगर डार्क थीम मौजूद है तो आप उस पे ठीक है। अब ये डार्क थीम पे ऐसा दिख रहा है, सही है। अब ये कलर कुछ डिफरेंट हो गए, अब आप
बोलो। अच्छा, अब आप क्या करोगे कि आप टेरनरी ऑपरेटर के थ्रू दोनों क्लासेस में कॉल कर सकते हो। सही है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, आगे चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। बन गया ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से टाइपोग्राफी मौजूद है। अब मैं चाहता हूँ पूरी वेब के ऊपर ना हम कुछ हेडिंग्स डिफाइन कर दें। जैसे इन्होंने लिखा है ना हेडिंग, मैं कहता हूँ इसको हेडिंग 1। सही है, अब ये हेडिंग 1 में डिफाइन कर रहा हूँ कि फॉन्ट साइज इतना होगा, फॉन्ट वेट कितना होगा। हेडिंग 2 में डिफाइन कर दूँ फॉन्ट साइज इतना होगा और फॉन्ट वेट इतना होगा। समझ में आ रही बात। कि अब उसी के हिसाब से पूरी वेब मेरी चलेगी। ठीक है, जो इश्यूज होता है ना बेसिकली, आप जब कोई वेबसाइट बनाते हो, किसी में छोटे फॉन्ट होता है, फिर आप उसको एक एक पिक्सल के लिए बड़ा कर रहे होते हो, तो ये सब कुछ करने की नीड नहीं होगी। आपको लगेगा कि हेडिंग बड़ी होनी चाहिए, आप इंडिविजुअल फाइल में जाओगे ही नहीं, आप डायरेक्ट एक फाइल में आओगे, हेडिंग 1 की साइज को बड़ा कर दोगे, फॉर योर ऑल पेजेस यहीं से वो कंट्रोल हो जाए। ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है ना, जो अभी हम फॉलो करने वाले हैं, ये सेंट्रलाइज्ड मेथड है। सही है कि आपने अपनी पूरी वेब को क्या करना है, एक पेज से या फिर एक प्रॉपर्टी से हैंडल करना है। सही है। अच्छा, इसी तरीके से हम डिफाइन और टाइपोग्राफी बॉडी 1 बॉडी 2 और भी जितने आपको चाहिए वो सारे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सही है। अच्छा, इसी तरीके शेप के लिए बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे आप और भी दे सकते हो सर्कल शेप। इसी तरीके से आप कह सकते हो डिफरेंट जो भी आपके शेप्स होंगे, जैसे कि अगर आपको कोई अवतार बनाना है, वो जो इमेज होती है चेहरे वाली, वो 90 डिग्री पे होता है। सही है, अब आपने पूरी वेब में उसको 10 जगह यूज कर लो। आप मोबाइल पे वो टॉप बॉटम पे आ जाए टैब बार के साथ, वैसे सेंट्रलाइज आ जाए, नो वरीज अबाउट दैट। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके, अच्छा ये क्या चीज होता है, ये इंपॉर्टेंट आप चीजें पढ़ने वाली। ये उन्होंने लिखा है यू कैन ओवरराइड डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट्स एंड स्टाइल फॉर ऑल एमयूआई कंपोनेंट। अच्छा, ये बेसिकली ना हमें बताना होता है कि हम एमयूआई का कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, सारे जो है चल रहे हो गए। ये टूल है। सही है, अभी इसको हम यूज करते हैं। बोला भाई डैशबोर्ड में, अच्छा देखिएगा। सही है, अब ये पूरी पेज जो है ना, ये पूरे पेज को क्या करेगा, टेस्ट करेगा। यार खामोशी के साथ काम कर लो, जो लोग अपना काम कर। मुझे साउंड मिलता है ना, मुझे खुद अजीब सा फील होता है। तो काइंडली प्लीज जो है ना थोड़ा एहतियात करो, मुझे ऐसा मजबूर ना करो कि मैं क्लास से फिर आप लोगों को बाहर कर दूं। ठीक है, फिर मैं कहूँ मेरी क्लास के बाद जिसको जहाँ बैठना है बैठो, जो करना है करो, मुझे उस तक ना जाने तक मजबूर नहीं करो प्लीज। सही है भाई, आप भी अपना ख्याल करो, मैं भी अपना ख्याल कर रहा हूँ। अच्छा, वापस आते हैं इधर। अब मैं इस पे करता हूँ क्लिक। सही है, अब ये खुद मुझे बताएंगे चीजें कि कैसे क्या, मतलब क्या मेरी चेंजेस है, क्या चेंजेस होनी चाहिए, क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है। अच्छा, मैं वापस देख लेता हूँ कि एग्जैक्ट टूल मैंने, ठीक है सही इंस्टॉल किया है। रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को। ठीक है, तो जब भी हमने इंस्टॉल किया है तो ये को मिला नहीं होगा पेज। वापस चलते हैं, इंस्पेक्ट एग्जैक्ट टूल फुल पेज। अब ये सही
जो है वो इसको क्या कर रहा है, कंप्लीट चेक कर रहा है। अब ये खुद बता रहा है कि भाई यहाँ पे ना क्या क्या चीजों का इशू है। इंश्योर एवरी, अच्छा ये है कौन सा, तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। हाईलाइट बता रहा है ये बार है, इस बार में कुछ इशू है। क्या इशू है? इंश्योर एवरी एरिया प्रोग्रेस बार नोड हैज एन एक्सेसिबल नेम। अब ये एक्सेसिबल नेम क्या हो सकता है? ये एक्सेसिबल नेम हो सकता है कि कंपोनेंट हमारा क्या है, div है। कंपोनेंट हमारा क्या है, p है, सही है। ये सारे कंपोनेंट्स है ना, p div, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, तो ये डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा ये मसला आता कब है? याद होगा आज से कुछ साल पहले, कुछ साल तो नहीं कुछ महीने पहले मैंने ये चीज बताई थी कि आपके पास कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है जो कि बोल के या सुन करके चलाई जाती है, ऐसे ही है। उन वेबसाइट से क्या फायदा होता है? डिसेबल लोग यूज करते हैं। और इस तरह की वेबसाइट बनती है, गारंटी भी बनती है, ठीक है। आप किसी हेल्थ की वेबसाइट बनाओ या मतलब किसी हॉस्पिटल्स की या किसी मेडिसिन कंपनी की बनाओ, तो वो इस टाइप के फीचर्स को वो चाहते हैं कि हो, क्योंकि हो सकता है ना कोई बंदा ही अच्छा हो जो यूज कर रहा है, वो अपने मेडिसिन को जो है चाहता है कि भाई मेरे मेडिसिन से जब टाइम हो तो नोटिफिकेशन आ जाए। मैंने खुद काम किए इसलिए मैं ये आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सही है। नोटिफिकेशन आ जाए जब मेरे मेडिसिन का टाइम हो, मैं टाइम नहीं देख सकता, सही है। तो नोटिफिकेशन या कुछ पॉपअप लिंक बच जाता है हमारी ऐप के अंदर। वो डैशबोर्ड क्या करता है, आपको जगा देता है कि यार ये चीज आपने खानी है, मेडिसिन आपने लेना है। समझ आ रही बात? तो अब उस टाइप की वेब आप बनाओगे तो आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट के बारे में बताना पड़ेगा। अगर आपके कंपोनेंट डिफाइन नहीं होगा तो वो उसको डिटेल कंपोनेंट समझेगा या फॉर्म कंपोनेंट समझेगा। फॉर्म कंपोनेंट में यूजर से डिटेल आप लेते हो, डिटेल कंपोनेंट आप यूजर को डिटेल प्रोवाइड करते हो, सही होता है ना, ठीक है। तो डिफाइन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर को ये पता ही ना हो कि यहाँ पे है क्या, तो वो कैसे पढ़ के बताएगा यूजर को। ये तो वहां पर भी एक्सेसिबिलिटी बहुत काम आती है, ठीक है। अब देखो इन्होंने लिखा है एरिया लेबल लगा दो, बस एक छोटी सी चीज है, एट्रीब्यूट डज नॉट एग्जिस्ट और एम्प्टी, यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। एरिया लेबल कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, बट ऐप पे ये एरर शो कर रहा है। देखिए या तो लेबल बाय लगा दो कि भाई किस एरिया लेबल के लिए आप यूज कर रहे हो। एलिमेंट हैज नो टाइटल एट्रीब्यूट, पता ही नहीं है कौन सा एट्रीब्यूट कौन सा एलिमेंट आप यूज कर रहे हो। इज दिस क्लियर? अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने और भी चीजें मेंशन की हुई है। ये पूरा एक जो है ना वो आपके पास यूएल एलआई चल रहा है, इंश्योर दैट लिस्ट आर स्ट्रक्चर्ड करेक्टली। अब यूएल के अंदर एलआई है फिर यूएल है, तो कहीं ना कहीं इसमें मसला होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई आपने जो है ना स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली नहीं किया हुआ है। डिव आपका किधर चल रहा है, डिव वन किधर हो रहा है, फिर दूसरा डिव आप स्टार्ट कर रहे हो, देखो ना ब्रेकर आ रहा है, ब्रेक पॉइंट बनाया हुआ है, सही है। तो यहाँ पे इसको बनाने में हमने कहीं ना कहीं इशू किया होगा, सही। तो ये इश्यूज बता रहा है, सही है। अभी तुम लोग इन चीजों का ख्याल नहीं रखते हो, तुम लोगों के पास तो 800-900 इश्यूज रहेंगे, सही है। ये तो तीन है कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एफबीआई ने खुद बनाया तो बहुत ज्यादा सोच समझ करके बनाया होगा, मतलब वन पेज के अंदर मैंने जूनियर डेवलपर्स के देखे हैं तो कोई 300 200 इश्यूज होते हैं, फिर बैठ के लोग रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। बता दो भैया, डिसेबल जितने भी लोग हैं जब वो वेब यूज करेंगे तो वो बताएगा ये लिस्ट है, पढ़ के सुनाएगा, उसको पता ही नहीं है लिस्ट वो कैसे चलेगा, सही है। क्योंकि आप टाइपोग्राफी लिस्ट के लिए भी यूज कर रहे हो, टाइपोग्राफी आप हेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, सही है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ऐसे यूज करते हैं। अच्छा ये वो कंपोनेंट है, फिर हमें इस चीज की नीड पड़ती है कि हम यहाँ पे बताएं कि कौन सा बटन है, कौन सा जो है वो बेसिकली टेक्स्ट है, कौन सी टाइपोग्राफी है, ईच एंड एवरीथिंग को फिर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करें। इज दिस क्लियर? अच्छा अब यहाँ पे बता रहे हैं रैप अप योर ऐप विद थीम प्रोवाइडर, इंपोर्ट योर कस्टम थीम ऑब्जेक्ट इनटू योर मेन एप्लीकेशन फाइल व्हिच इज index.js और app.js, ठीक है। And wrap your entire application with the theme provider component to make the theme accessibility to all NUI component with your application। जरा हम इसको करके देखते हैं, ठीक है। ये हमें थीम प्रोवाइडर यूज करना है।
अब हम चलते हैं अपने app.js के अंदर। सबसे पहले इंपोर्ट करना है, सही है। इंपोर्ट करने के बाद इसको रैप करना है। अब जो साइन अप के अंदर मैं स्टाइल यूज करूंगा ना, वो स्टाइल मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? जस्ट सपोज दैट के कोई स्टाइल यूज करके देखते हैं। 50% वेज है ना, तो इसको हम कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम जाकर ये थीम में इसको डिफाइन करते हैं। विद ये एरिया के नाम से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। सही है। ये बिल्कुल ही यूनिक चीज मैंने इसीलिए उठाई है कि जो मैं चाहूँ ना वो मैं कर सकता हूँ। सही है कि मैं कलर थीम और टाइपोग्राफी में ही रहूंगा, ये जो मैं चाहूंगा वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। थीम डॉट एरिया, अच्छा एरिया एरिया डॉट मेन वेज यहाँ से। अच्छा अब एक एरर है इसके अंदर, वो एरर क्या है? इंपोर्ट नहीं किस चीज को? किया, थीम को इंपोर्ट नहीं किया। अच्छा अगर मैं थीम इंपोर्ट ना करूं फिर नहीं चलेगा? नहीं चल जाएगा सर, वो साइन अप इसके अंदर है ना, थीम के अंदर, ये रैप हुआ थीम के अंदर। चलो एक पुराना मेथड भी बताता हूँ, एक नया मेथड भी बताता हूँ। अच्छा ये वो है ना, अब मैं वाइट बनाई थी इसमें, नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा इसको अभी देखते हैं कि यही एरर है कि नहीं। अच्छा अब एरर यहाँ पे नहीं है, अब एरर है बेसिकली आप app.js के अंदर, वहां पे भी हमने थीम यूज करी है, थीम मिलेगा कहाँ से? इंपोर्ट। अच्छा अब आते जरा फाइल में वापस, ये थीम है, ये थीम आ कहाँ से है? थीम वाले फोल्डर से आ रहा है, सही है। तो हमारा फोल्डर किधर है? इंपोर्ट, ये रूट ही प्रेस होम, सही है। अब मैं वापस चलता हूँ क्योंकि मैं एक एरर और देखना चाहता हूँ। सही है, क्या अब उस थीम को हम यहाँ पे दोबारा इंपोर्ट करें? सवाल अब ये है, क्या उस थीम को मैं यहाँ पे दोबारा इंपोर्ट करूँ? यस सर, कर तो सकते हैं। नाइस, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? ये थीम की सीएसएस वहां पे कॉल करते हैं app.js, ये हो सकता है, ये कर सकते हैं क्या? ये कर सकते हैं, सही है। अब इसके साथ और क्या करेंगे? जब हम यहाँ पे थीम भेज रहे हैं, अब मैं वापस आता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर,
जो ऑब्जेक्ट बनाया है ना उसको कॉल करना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं जैसे कि बॉक्स बनाया है या वो बटन बनाया है तो उसको अलग अलग कॉल करना पड़ेगा, जैसे कि आप बिल्कुल सही है। और इसके अलावा लेकर आता हूँ मैं इसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के ऊपर। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखो तो हमें प्रॉप्स के स्टैंडर्ड क्या पता है। प्रॉप्स के स्टैंडर्ड ये होता है ना कि मैं अगर कोई चीज यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ तो वो मुझे जहां पे मेरा साइन अप कॉल हो रहा है, जैसे सपोज वो ऐप.json पे कॉल होता है, यहाँ से भेजना पड़ेगा। यही होता है स्टैंडर्ड। ये मतलब क्या होता है, जैसे मैं अभी डायरेक्ट लिखता हूँ, कहीं उस पे नहीं जा रहा। ठीक है, ये करना पड़ेगा। अगर ये करता हूँ मैं तो चल जाता है, एरिया ब्लैक भी हो जाता है, यही होता है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल टू लेके चलता हूँ। मैंने भी बोला था। हाँ ये रहा। ठीक है, अच्छा इन्होंने इस चीज को बेस कर दिया है, ये इन्होंने डिटेल में बताया नहीं है। चलो खैर कोई इशू नहीं है। हम भाई देखो स्टैंडर्ड तो हमें पता है, सही है। मैं यहाँ से आपको ऐसे बताता हूँ, ये जो हम थीम भेज रहे हैं ना, ये थीम हम भेज रहे हैं यही वाली। ठीक है, अच्छा इसका एक और मेथड भी है जो ओल्ड वर्जन था, वो मैं खुद को बताता हूँ क्योंकि वो भी इन्होंने मिस किया हुआ है। कोई मसला नहीं है। वो क्या होता था कि मैं सिर्फ क्या कर लूँ, थीम इंपोर्ट कर लूँ, मटेरियल होएगा अपना थीम ये प्रोवाइडर हुआ करता था। ठीक है, तो इसके इसके साथ ना मैं इस थीम को यूज कर लूँ या कॉल कर लूँ, ये भी मैथड सही था। लेकिन ये उस वक्त सही चलता था, मतलब जस्ट सपोज दैट कि मैं अपना क्रिएट थीम इसी जगह पे कर रहा हूँ, इस फंक्शन के ऊपर यहाँ कहीं पे, ये और उसके अंदर मैं थीम प्रोवाइडर को यूज कर रहा हूँ, तो दैट वुड बी मेक सेंस कि ये काम करना चाहिए और ये सही है। ठीक है, आज के दौर में अगर मैं कोई सेंट्रलाइज मेथड बना रहा हूँ, सही है, और सेंट्रलाइज मेथड का काम क्या है कि मेरी पूरी ऐप में कभी भी मुझे अपने थीम को चेंज करना हो, पूरी ऐप की स्टाइलिंग चेंज करनी हो, नो वरीज अबाउट दैट, मैं डायरेक्ट जाऊँ और उसको वहां से कॉल करूँ और वहीं पे जैसे मैं चेंज करूंगा पूरी ऐप में रेंडर हो जाएगा। ऐसा ही होगा। तो मैं इस चीज के भी रिस्क नहीं लूंगा कि थीम यहाँ पे कॉल हो, क्योंकि वरना फिर थीम में भी जाकर के मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं सिर्फ एक जगह चेंज करूंगा ऐप में, कहीं भी मैं चेंज नहीं करूंगा, फिर यहीं पे डायरेक्ट वो कॉल हो जाएगा इंडिविजुअल। सही है, क्रिएट थीम में क्या होगा, मुझे जब सपोज ये मेरी फाइल है साइन अप, तो इस क्रिएट थीम के अंदर आकर के भी मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे ना। ठीक है, और फिर वो थीम मुझे कॉल करनी पड़ेगी। खैर चलो इतना समझ लेता हूँ कि वो कॉल भी हुआ है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल फाइल्स पे जाना पड़ेगा ना। तो इस चीज को बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हम थीम बनाते हैं उसको ही वहीं से भेज देते हैं और फिर उसको ही हम कॉल कर लेते हैं। सही है। अच्छा एक और चीज है, जैसे कि हमने हाँ एमवीआई यूज किया है, हमने यूज किया था वेरिएंट H4। वेरिएंट क्या यूज किया है, H4। अब मैं चाहता हूं ये वेरिएंट H4 ना हो, ये हेडिंग 1 हो। ये सही है तरीका। सर वो फॉन्ट बढ़ाना जी स्पेलिंग सही है बिल्कुल आपके सामने। मैं इसको करता हूँ 20 रैम, सिर्फ दिखा देंगे। ठीक है, करेंगे नहीं, हमको बुरा लग रहा है, तो ये 10 रैम कर लेते हैं। ठीक है, एडजस्ट हो गया। चलिए अब ये पूरी हेडिंग 1 जहां जहां कॉल होगी मेरी फाइल में, वो क्या करेगा, इसको ग्रैब कर लेगा। क्यों, वाई, क्योंकि मैंने इसको सेंट्रलाइज मेथड के थ्रू काम किया। अगर मैं वही डिसेंट्रलाइज पे जाता तो मुझे इंडिविजुअल फाइल्स पे दोबारा दोबारा कॉल करना पड़ता। अब मैं अपने थीम के साथ अपने वेब को थोड़ा और सेटअप कर लूं और मैं कहूं हेडिंग 2
हेडिंग 2 के अंदर मैं जाकर ये कहता हूँ कि भाई फॉन्ट साइज यहाँ पे था, अब मैं इसका अलग फॉन्ट साइज रखता हूँ। सही है, इस फॉन्ट साइज के साथ मैं क्या कॉल कर देता हूँ, 10 रैम, 10 रैम किया भाई 5 रैम। ये रैम याद है ना क्या होता है, कितने पिक्सल होता है रैम, कितनी स्केल्स के साथ चलता है, 16 पिक्सल। नाइस, सही है। फॉन्ट वेट हम कॉल कर लेते हैं। फॉन्ट वेट को भी कॉल करने के दो तीन तरीके हैं कि आपको शायद पता हो, इसको भी मतलब और आप अच्छा बेहतर कर सकते हो कि आप इस फॉन्ट वेट को यहाँ कहीं पे कॉल कर दो और आप बना लो मीडियम, लार्ज, ऐसे डिफरेंट पैरेंट बना लो और उसको नीचे उसके कॉल कर लो। ये भी तो किया जा सकता है ना, सही है। तो ये भी एक मेथड है जो हो सकता है कि जब आप किसी टीम के साथ काम करो तो आपको स्पोर्ट भी गिवन नजर आएगा। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट चलता हूँ, जैसे मुझे पता है फॉन्ट वेट 500 जो है वो सेमी बोल्ड होता है, ठीक है। और जैसे कि अगर मैं आऊँ उस चीज को देखना भी चाहूँ, तो ये पूरा आ गया, लाइट, नॉर्मल, मीडियम, सेमी बोल्ड 600 होता है, सॉरी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 600 कर देता हूँ। सही है, तो हेडिंग 2 अब मैं जहां पे भी कॉल करूंगा, अच्छा अगर आप देखो तो मैं इस हेडिंग 2 को ऐसा नहीं है कि मैं हेडिंग 2 को एसएक्स के अंदर ही कॉल कर रहा हूं, मैंने इसको कहां कॉल किया, वेरिएंट के साथ कॉल किया, क्योंकि आपकी जो एमयूआई है वो वेरिएंट को समझता है, ऐसे ही है। नाउ इज दिस ओके? अच्छा, अब मैं और क्या कर सकता हूँ, अगर आप सोचो तो मैं अपने पूरी ऐप का एक सेंट्रलाइज मेथड के थ्रू मैं उसके फॉन्ट फैमिली को डिसाइड कर सकता हूँ कि ये मेरी फॉन्ट फैमिली होगी, ऐसा ही है। पूरी ऐप के ऊपर वही फॉन्ट फैमिली चल रही होगी फिर, सही है। तो ये सारे ना बेसिकली मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम थीम को प्रोवाइड करते हैं और थीम को सेटअप करते हैं। यहाँ तक कि क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन या किसी को समझ नहीं आया हो कि सर हमने किया क्या है, सर हम ये थीम में जो है उसी फाइल में से कैसे बनवाएंगे, डॉट करके उसमें जैसे पेज है ये साइज आपने कहा कि ऊपर हम डिफाइन कर दें और फिर उसको नीचे बनवाएंगे थीम डॉट जेएसपी। ये वेट करने सर आपने कहा कि इसको हम ऊपर डिफाइन करते हैं फिर यहाँ पर इसको हमारे अच्छा यहाँ पे बना लो ना, जैसे ये मैं कहता हूँ फॉन्ट फैमिली, अगर मैं इतना भी क्यों लिखूंगे बोल्ड ये वो उसके साथ नंबर, मैं इसको लिख देता हूँ गिव मी एन ऑब्जेक्ट वे, सही है। तो वो सबके नाम के साथ उसकी वैल्यू लिख के दे देगा। अरे 800 होता है, ठीक है। तो 10 का क्या है, 100 है, सही है। उसके बाद एक्स्ट्रा लाइट, मैं अभी सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, सही है। मैं फॉन्ट फैमिली को ऐसे थोड़ी कॉल करूंगा, मैं फॉन्ट फैमिली को कहीं ना कहीं टाइपोग्राफी के साथ यहाँ पे कॉल करूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, मैं डायरेक्ट चलता हूँ मीडियम उठा लेते हैं, ठीक है। in medium large ठीक है, अब इस मीडियम को मैं कैसे कॉल करूंगा, मैं इस मीडियम को कॉल करूंगा फॉन्ट फैमिली डॉट मीडियम, समझ आई बात। अभी मैंने यहाँ पर लाइन किया 600 वाला, मीडियम के बाद लार्ज है, 800 लार्ज को जो हमने कॉल किया है
कोई फर्क पड़ा? जहाज अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पे जाकर के चेंजेस करता हूँ। ऐप चल रही है, any error? Let's see on the console. Font family is not defined in Node.js. Okay. कोई ऐसी चीज है जो आपका थोड़ी नीचे घूमो। ठीक है, फॉन्ट फैमिली कस्टम फॉन्ट फैमिली। अच्छा, मे बी कि ये हाँ, लेट्स चेक। या ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर आप थीम के अंदर डिफाइन कर रहे हो तो मैं ढूंढ रहा हूँ उसको एमयूआई के अंदर, और एमयूआई के अंदर कस्टम फॉन्ट फैमिली का कोई मेथड है नहीं, तो वो मैं कैसे लाके दूं? सही है, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया। एरर पड़ा, एरर के लोग कह रहा मुझे नहीं मिल रहा, तो ये एनेबल टू फाइंड। ठीक है, उसके अंदर कस्टम फॉन्ट मेन्यू में मैंने बाहर निकाला और इसको मैंने कॉल किया, नाउ हियर वी गो। ठीक है, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड मेथड है कि हम क्या कर सकते हैं कि अपने सारे जितने भी आपको इस टाइप की चीजें करनी है वो आपने डिफाइन कर लिया और नीचे आपने उसको कॉल कर लिया। इज दिस क्लियर? और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ भाई साहिल, हाँ हो जाएगा। उस दिन हमारे पास क्लास में सुबह टाइम नहीं बचा था, जुम्मे का दिन था, वरना ये उसी दिन कवर करना था। मैं सोचा तुम कर लोगे मुझसे, आसान भी की है। चलो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कि एमयूआई को क्या हम डिटेल में सारी प्रॉपर्टीज याद कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं। अगर हम करेंगे तो हमें एक दो तीन क्लास से होगी, हम इतना ना डिटेल में पढ़ें। अब आती है दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो हमने लास्ट क्लास में लिखी थी। टाइपोग्राफी हर एक टेक्स्ट के लिए यूज होता है, सही है। बॉक्स मैंने आपको बता दिया था, याद है किस लिए यूज होता है? किस लिए? रॉ के लिए, गुड, सही है। अच्छा, स्टैक किस लिए यूज होता है? कॉलम वाइज यूज होता है। मतलब ये सारी चीजें हमने थोड़ी थोड़ी करके पढ़ ली है। अच्छा, अब आते हैं जरा, क्या इसका कोई ड्यूअल एलाइन है, लिस्ट है? तो लिस्ट है इसके बाद, एनीवे का सर्च, सही है। तो अब आप इस पे जाओगे, आप इसको देखोगे कि इसने लिस्ट कैसे डिफाइन किया हुआ है, लिस्ट बटन, लिस्ट आइटम। ठीक है, इसको कॉल करके इसके साथ यूज करोगे, सही है, समझ में आ गई बात? कॉलम है, कॉलम को जो है ना एक बटन पे क्लिक करके तो बना रहा है, जैसे कि वो कॉलम को डेटा चली जाए बैकएंड में, तो वो कैसे बनाएंगे? ये तो समझ गया। तो फॉर्म में देते हैं ना, सबमिट वगैरह देते हैं। अच्छा, टाइप सबमिट की बात कर रहे हो, सही है, सही है। एमयूआई की नीड नहीं पड़ती, सही है। एक डिफॉल्ट मेथड होता है, मैं आपको जो वो लिख के दिखाता हूँ। एक डिफॉल्ट मेथड होता है फॉर्म के अंदर, अगर कोई भी डिफॉल्ट मेथड फॉर बटन टाइप सबमिट, तो ये खुद बताएगी कि आपके पास ना ये होता है कि अगर पहला जो बटन है, ये जो सिंगल बटन है, वो हमेशा उसकी टाइप क्या होती है? सबमिट होती है। तो ये द डिफॉल्ट मेथड फॉर एचटीएमएल फॉर्म व्हेन a submit button is clicked is that http get method. The button itself is defined by default as having the type submit. सही है, ये by default डिफाइन होता है। if the type attribute is omitted, नहीं लिखा आपने, ठीक है। form a button element inside a form, सही है। जैसे कि एग्जांपल तो नहीं दिए इन्होंने, खैर ये पूरा पढ़ लेना, सही है। तो इसके अंदर में बताया हुआ है कि क्या होता है, ये फॉर्म इटसेल्फ ये कहता है कि या तो मुझे डाटा लाके दो
या तो मैं डाटा भेजूंगा, सही है, HTML के अंदर, क्योंकि आपकी MUI हो या आपके React हो वो कहीं ना कहीं जाकर ये किस पे कन्वर्ट होता है, HTML में, सही है, तो वो बाय डिफॉल्ट मेथड होता है इसका कोई इशू नहीं है, सही है, तुम करके देख लेना, कहीं में कोई एरर नहीं है, टाइप सबमिट लिखने की नीति है, ठीक है। और वैसे हम जो रिएक्ट के ऊपर काम करते हैं उसमें तो हमारा काम कोई ऐसे चलता ही नहीं है, उसमें तो हम ना जैसे मतलब एक्यूज तो यूज ही नहीं करते, उसमें तो हम बिल्कुल फैच यूज कर रहे हैं, जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये कि हम सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो वो वैसे ही ट्राई कैच के अंदर इन चीजों को हैंडल कर लेता है, क्योंकि हम ऑन क्लिक चला रहे होंगे, अब ऑन क्लिक की तरफ हमने अगर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है तो उस फंक्शन के अंदर हमने कहीं ना कहीं यूज इफेक्ट डिफाइन किया होगा, उस यूज इफेक्ट के अंदर हमने सर्विसेज के अंदर जो हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट था उसको कॉल कर रहे होंगे, उसके अंदर से फिर वो हमारा बेसिकली पूरा एक मेथड बन रहा होगा, ऐसे ही है ना, जो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, जो तुम लोगों से करवाया था, ठीक है, तो वहां पे हमें इन चीजों को फिर और नीड नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैं क्या बता था, जैसे अब आप MUI में जब भी काम करोगे तो आपने कोई एक चीज भी ना, फिर आपने HTML की यूज नहीं करनी कि आप LI UL कर रहे हो, सब आकर के आपने यहाँ पे सर्च करना है, आपको एक एक सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और वही यूज करेंगे आप, इस क्लियर। यस सर। ये देखो जैसे अवतार है, अब इस अवतार के लिए भी जो है ना तो ये सारा मेथड उन्होंने बताया है। अच्छा, अब बीजी कलर के लिए क्या आप ऐसे यूज करोगे, तो नहीं, कलर हमने पैलेट में डिफाइन किया है, आप उसी को मंगवाओगे, सही है। ये सारे इसके, अच्छा अब ये चिप है, चिप क्या होता है, वो जो सर्कल होता है ना उसको चिप कहते हैं, ये देख लो जैसे ये चिप है इसके अंदर, ठीक है, ये सारे सर्कल जो है ना वो चिप होते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, इसको थोड़ा सा आप लोग देख रहे हैं, मतलब गो थ्रू करना है, डिवाइडर वही वाली लाइन जो हम यूज करते हैं, ये वाली, ये देख लो, बस मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। आइकन्स आप मटेरियल जो है कि अपने यूज कर सकते हो, मटेरियल आइकन बहुत सारे मौजूद होते हैं, सही है, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है, और इसकी एक लिस्ट है वो दिखा देता हूँ जहाँ से आपको ढूंढ सकते हो। सर हम किसी बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे मुझे आइकन इस्तेमाल हो रहा है, वो इग्नोर करना पड़ेगा या बटन भी हो जाए। बता रहा हूँ, देखो क्या करना पड़ेगा, आप ये सारे आइकन्स हैं, फील्ड, आउटलाइन, राउंडेड, शार्प, ये सारे आइकन के टाइप्स हैं, तो ये अब इसके अंदर जैसे कि तुम कह रहे हो कौन सा तुम यूज कर रहे हो, क्लिक क्लिक यूज कर रहे हो ना, इस टाइप का कुछ आइकन यूज कर रहे हो, अब इस आइकन के लिए आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा बस, ठीक है, आपने इसको इंपोर्ट कर लिया और आपने इसको कॉल कर लिया, वो आइकन आपके पास चलेगा, और कुछ इंस्टॉल या कुछ करने की नहीं है, सही है। जैसे भी आपने चिप में था, चिप में जैसे वो काटते उसको ऊपर कॉल किया होगा, मतलब हमें क्या नहीं जरूरत नहीं सर, सिर्फ एनीवे क्या आइकन से एक करके दिखाया था, परेशान हो गए, थर्ड पार्टी भी चलेगी। क्यों चलाऊं, जब मैंने एक सेटअप कर दिया है, मेरा सवाल वही है कि हम बना रहे हैं ऐप को सेंट्रलाइज, मैं क्यों, जो मैंने लास्ट क्लास में इसका जवाब दिया था कि टेलविंड क्यों यूज करूं जब मेरे पास एमवीआई सब करके देता है, सही है ना भाई, तो ये वाली चीज है, मैं अपने पैकेट और जेसन पे लोड क्यों बढ़ाऊं, अभी तो ये मसला नहीं हो रहा तुम लोगों को, बट आगे चल के जब तुम लोग इसको होस्ट करोगे तो सर्वर कहेगा कि भाई तुम्हारी जो है ना पैकेट और जेसन जो npm आई करके इंस्टॉल कर रहा हूं ना अपने पीसी में, वो 10 जीबी का हो गया, डिलीट करो, वरना ऐप नहीं चलेगी, वरना फिर पैकेज बढ़ाओ, फिर पता चलेगा कि हर एक चीज पे पैसे कैसे लगते हैं, सही है। तो हम यही करते हैं कि हम एक सेंट्रलाइज मेथड यूज करते हैं, सही है, या तो हम ये कर लें कि भाई पूरा जो है वो किस पे यूज कर रहे हैं, मटेरियल यूआई पे, उसी के पैकेजेस इंस्टॉल हो नोड मॉड्यूल्स में, भाई आप जब सर्वर पे डिप्लॉय करोगे तो आपने नोड मॉड्यूल तो भेजना ही नहीं है, वो तो गिट इग्नोर के अंदर है, ऐसा ही है ना। होस्ट करते वक्त आप क्या करते हो, होस्ट करने के बाद आप npm i चलाते हो, फिर वो नोड मॉड्यूल सारे उठाता है और सबको इंस्टॉल करता है, अब आपके पास मटेरियल यूआई भी है और आपके पास डिफरेंट चीजें भी हैं, तो वो क्या हेक्टिक नहीं है, लोड नहीं बढ़ा रहे हम,
ठीक है, तो ये भी समझ गए। अच्छा, तो हम आइकन भी क्यों यूज करें फिर दूसरा? मैं कह रहा था ना सर इसमें आइकन हम जो ढूंढ रहे थे वो नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बताओ। चलिए बाद में अच्छा, बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं मिलेगा, लेकिन फिर वो आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। आप जितने भी फिग्मा बनवाओगे आप बोलोगे भाई एमयूआई आइकन यूज करने हैं, वो अपने पास भी एमयूआई आइकन यूज करेगा। ठीक है, देखो आइकन से बहुत है, ठीक है, कोई एक नया आइकन तुम खुद भी कस्टम बना सकते हो। सही है। अब मतलब ये होता है कि जैसे कि आप जैसे कि मैं फेसबुक लिखता हूँ तो मेरी मुराद पूरी हो रही है यहाँ पे। अब तुम कहते हो कि सर राउंडेड चाहिए, चलो ये भी हो गया, लेकिन अब तुम कहते हो कि सर मेटा का चाहिए फेसबुक की जगह में, तो मुझे नहीं करके दे रहा, एक मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता करके दे रहा है ये नहीं कर रहा, मैं मेटा लिखता हूँ नहीं करके दे रहा। सही है, तो अब ये वही वाली बात हो गई कि नहीं मुझे तो वही चाहिए, ये तो जिद वाली बात है। लेकिन ये होता है कि हम क्या कहते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए नए पैकेजेस इंस्टॉल नहीं, ठीक है। जैसे मैंने अभी दो तीन चीजें फेस की थी, पर्सन, अब ये जो पर्सन आइकन है ये मुझे नहीं चाहिए था, मुझे दूसरा चाहिए था, बट क्या करें अब उस जगह पे जो है ना मैंने एडजस्ट किया कि भाई चल जाएगा तो ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से ईमेल के लिए था एक आइकन, मुझे एक सेकंड में दिखाता हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन टू ऑन इस टाइप का था ना कि इसमें कुछ लिखा हुआ था, ये जो मुझे चाहिए था बट मिल नहीं रहा था। और इसका मतलब मैंने एडजस्ट किया भाई ये मौजूद है, आप इसमें से देख लो। तो ये हाँ लॉग आइकन के लिए बड़ा मसला था, लॉग आइकन सही नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो लॉग आइकन भी मुझे प्रॉब्लम हुआ, ये मैंने लगाया था आई थिंक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे। ठीक है, ये वो आइकन नहीं है जो मुझे सिग्मा डिजाइनर ने प्रोवाइड किया, फिर मैंने उससे चेंज करवाया। तो ये कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करते हो, ठीक है, लेकिन ये है कि आपको आइकन सारे मिलेंगे टॉपिक वाइज। आइकन्स का कलर भी वैसे चेंज हो जाता है ना। हाँ, कलर जैसे आप प्रोवाइड करो कलर लिख दो, चेंज डॉट करके आप प्रोवाइड कर दो, कलर चेंज कर दो। क्या ये यूज कर ही लेते हैं, कौन सा यूज करो। अभी हमारा साइन अप पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। सॉल्व किया था हमने, दे दिया। सॉल्व होता है ना, लेकिन मैंने अभी वो उठाया था कुछ रिमूव कर दिया, ये रहा। कह रहे थे ना डिपेंडेंसी का, हमने कौन सा आइकन यूज किया, एडिट आइकन। चलो कोई नहीं, डायरेक्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, अब एक और चीज है, क्या मैं इसको ऐसे कॉल करूं या मैं इसको किसी और मेथड से भी कर सकता हूं। तो एक होता है कि ऑब्जेक्ट आप कॉल कर दो, उसके अंदर सारे आइडिया देखिए करके ना आप रखो, जैसे इन्होंने निशान करके दिखाया हो ये रखो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, एमयूआई के अंदर ऐसे भी कॉल कर सकते हो, सही है। तो ये होगा कि एक मतलब इस तरीके से लाइन बाय लाइन नहीं चलना होगा, आप सिर्फ नाम लिखते जाओगे उसके अंदर से निकालता चला जाएगा, सही है। तो खैर अब स्टार्ट करते हैं अपनी ऐप को दोबारा, आगे आएगा कोई मसला। ठीक है, अब इसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज करते हैं।
3 डॉट क्या रखा हुआ तुमने? कुछ जगह याद नहीं है, सेकेंडरी डॉट मेन कर देते हैं, ठीक है? पैटर्न करना पड़ेगा। क्या चीन और सेकेंडरी एम ए आई है, तो मैं दोबारा चलता हूँ, इस स्पेलिंग में तो गलती नहीं है, सेकेंडरी, अच्छा पैलेट, सॉरी हो गया, सही है। और वापस आते हैं, मैंने स्मॉल ये चीजें मौजूद है। कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिया है कि आप कंपोनेंट किस तरीके से डिफाइन करते हो, बटन से और ये सारी चीजें आप एक तरीके डिफाइन करते हो, ठीक है? फिर इसको आप कॉल कर लेते हो कि ये बटन है, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से पैलेट आ गया, पैलेट भी हम देख चुके हैं कि पैलेट किस तरीके से हमारा वर्क करता है। टाइपोग्राफी में आप 3 डॉट स्पेसिंग 2 करोगे तो आप इसका मतलब होता है 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16, सही है? शेप अपने देखी है 4 8 16, इसी तरीके से ब्रेक पॉइंट्स है, एक्सेस, अच्छा ये थोड़ा सा पढ़ने वाला है, इसको बता देता हूँ मैं चाहता हूँ कि एसएम के अंदर ये कलर अप्लाई हो, एक्सेस के अंदर दूसरा कलर अप्लाई हो। वहां पर कोई और कलर है? यस सर है। प्राइमरी और सेकेंडरी यूज कर लेते हैं, सही है? Okay, that was my mistake. ये पूरा नहीं पुराना है क्योंकि हमें चाहिए होगा। टीम टीम थोड़ा सा कोड जो है वो आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं तो थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, सही कर देता हूँ ताकि समझ में इजी आ जाए। सही है, मैंने कलर लिखा तो मैंने कह दिया एक्सेस के साथ ये कलर हो और एमडी के साथ ये कलर हो। सही चल रहा है? ठीक है, वो मेरा अपना मसला है कि मैं कोड खुद भी लिखता हूँ फिर जाता हूँ, ठीक है? तो वो मेरा मसला है, मैं कभी जरा इस टाइप की मिस्टेक करूँ तो तुम लोग पता नहीं करो, इधर ऐसे नहीं ऐसे होगा, अगर वीडियो का हो वरना कोई इशू नहीं है। लिखने के बाद मैं दोबारा थोड़ा ध्यान में जोड़ डालता हूँ, नहीं यार ये गलत है, सही है? तो खैर ये चीज समझ में आ गई। तो एक्सेस और एमडी ये इस तरीके से क्या करते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिव करने के लिए जो काम आप किससे करते थे, मीडिया की सही है, वो काम आप किससे करोगे, एक्सेस और एमडी से, सही है? एमडी मतलब मीडियम, एक्सेस मतलब स्मॉल स्क्रीन मतलब मोबाइल स्क्रीन, एलजी मतलब लार्ज, और इसके अलावा इसके और भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं, एक्सेल एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये सारा इन्होंने बताया है, ये स्टैंडर्ड है। ये देखो एक्सेल का मतलब है 0 पिक्सल मिनिमम है टिल दी 599 तक। एसएम कहां से चलेगा 599 से, मतलब 600 से लेकर 899 तक। फिर एमडी कहां से चलेगा, ये इसके खुद जो है ना व्यू कोड डिफाइन किया है, ये सब हमें कुछ बताने की नीड नहीं है, खुद आपको ये डिटेक्ट करेगा कि स्क्रीन साइज छोटी हो रही है, अब ये अप्लाई करना है, सही है?
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अजीब सी बात कर रही है तब पता तो सब होना चाहिए ना। डेवलपर्स को हम ये कहीं नहीं करते कि यार मैं डायरेक्ट ये पढ़ा दूंगा, सही है। कल को तुम्हें जॉब मिलती है वर्डप्रेस की, फिर क्या करोगे भाई? क्या कहते हैं उसको, मजबूरी में तो गधे को ही बाप बनाना पड़ता है। फिर आपको वर्डप्रेस को फील्ड बनानी पड़ेगी, सही है। उस वक्त क्या होगा, हर गधे पूरा एचटीएमएल की जरूरत है, तो उस वक्त तुम्हें वो चाहिए, सही है। तो ये फील्ड में ऐसा ही होता है कि हम ना मतलब जीरो टू हीरो की तरफ जाते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, अभी हमसे बहुत सारी चीजें और भी आ चुकी हैं, कोशिश करेंगे हम उसको भी कवर करें, सही है। जैसे भी आर्ट भी बहुत अच्छा चल रहा है, डिजाइन है बेसिकली, आर्ट डिजाइन के नाम से। तो ये देख लो पहले ही लिख दिया इसने, रिएक्ट का पॉपुलर फ्रेमवर्क है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। React, the world's second most popular, ये तो MUI जो फर्स्ट पे वो हमने पढ़ लिया, ये जो सेकंड पे है वही दे रहा। बट क्या इसके लिए मुझे कोई क्लास देने की नीड है? नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला पढ़ा दिया, सेकंड सेम है। मैंने खुद भी एक्सेल वैसे पढ़ा नहीं था, हमने यही किया कि हमने बेस पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि पढ़ते कैसे। जैसे मैं भी तुम लोगों के सामने जा रहा हूँ कि भाई आइकन पे ये मौजूद है, मटेरियल आइकन ये मौजूद है, लिस्ट ये होता है, हमने बस एक एक इस टाइप की चीजें बनानी, ठीक है। और हम समझ गए कि हाँ टेबल भी मौजूद है, टूल टिप भी मौजूद है, ये टाइपोग्राफी मौजूद है, अलर्ट फीडबैक के लिए देख लो अलर्ट भी मौजूद है। सर वो सेक्यूर क्यों इतना फेमस है MUI के बाद, उसमें क्या है? अच्छा है, इसी वजह से होगा। सर मतलब चैनल में लिखने बताया था ना, नाम भूल गए, बूटस्ट्रैप, दूसरी कंपनी, हाँ उसके बारे में। बूटस्ट्रैप ये नहीं पहुंच सका ना, बता दिया था उसने। बूटस्ट्रैप बहुत पीछे रह गया अब, लेकिन HTML में बहुत अच्छा है, HTML में वो नंबर 1 है, क्या कर सकते हैं। उसने असल में गलती बताई है कि उसने अपने कंपोनेंट्स नहीं बनाए, हाँ ठीक है, मतलब इतना ज्यादा नहीं बनाए, शुरू किया था उन्होंने और बहुत ज्यादा कवर नहीं कर सके। अब देखो ये एनयूआई आप किस पे खड़े हो, 7.3.6 पे खड़े हो, तो ये जो करंट आज 2024 की अपडेट है। मैं जो आज थीम सेटर तुम लोगों को अलग से फाइल वाला पढ़ा रहा हूँ, ये 2024 की अपडेट है, ठीक है। तो ये एमयूआई के अंदर यही क्वालिटी है भाई, वो और के हिसाब से खुद को अपडेट करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही बना के वीडियो वाले यही यूज करोगे, नहीं। अगर आप इस पे जाओगे इसके सारे वर्जन देखोगे तो ये सारे वर्जन है, मतलब कितना अपडेट किया है। रिलीज नोट भी आप पढ़ सकते हो, भाई रिलीज नोट क्या है, कब आया, क्या चेंजेस आए, कहीं आप इन्होंने फिक्स किया है कुछ चीजों को, रिमूव अननेसेसरी फिल्टर सिलेक्टेड ऑप्शन रिमूव किया है, ये सारा इन्होंने मतलब लिख के ये देते हैं कि क्या क्या हम कर रहे हैं। अपडेट सीएसपी गाइडेंस, ठीक है। तो दैट्स व्हाई जब फील्ड मतलब जब आप कोई भी चीज इस तरह की बनाते हो ना, कम्युनिटी के काम करते हो, तो आपको ये है चीजें भी कवर करनी होती है। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने बनाया है बर्गर एपी, हाँ हमने साथ पढ़ा है क्लास के बेस्ट फाइल। अब वो कम्युनिटी के लिए काम करना उसको पसंद है, ठीक है, तो वो करता है, ये उसने बनाया है। अब इसको आप इंस्टॉल करो, चलाओ, एनवीआई का लाइसेंस इसमें मौजूद है। तो क्या इसका इसका फिजिकली पर्पस देखो यहाँ पे था, a modern open source Bun.js native framework with file-based routing, middleware support, Z validation and automatic open API generations, ठीक है। जितना काम आपको कहीं और से मंगवा कर नहीं करना पड़ता, वो सब मैंने खुद इसमें रख दिया। Z validation, dot validation भी रखी है, middleware support भी रखी है, तो दैट्स व्हाई आपको काम कम करना पड़ेगा, डायरेक्ट यूज करने को। मैंने आज तक यूज नहीं किया, अभी उसने पोस्ट डाली थी कि इसका एक नया वर्जन लॉन्च किया, तो बस वो मैंने अप्रिशिएट किया गया। तो ये है, आपको किस तरह की चीजें जब भी करोगे तो आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है, आप ऐसे कर ही नहीं सकते कि बस
ठीक है, हो गया, सही है। तो ये है, खैर मैंने बस एक ही दफा वो बनाया था जो मैंने तुम लोगों को चलवाया था, अपना एनपीए वो क्या कहते हैं पासवर्ड वाला, हैश पासवर्ड, वो बनाया था, वो आज तक वो मैंने अपने टीचर को दिया था, उन्होंने तो उसको शायद लॉस भी किया था। हाँ मैं तो लॉस भी किया था। तो बस ये हमने बनाया था अभी बहुत टाइम पहले, तो एक बात हुई थी करके देखते हैं, तो करके देखा था। उसके बाद मैंने आज तक कम्युनिटी के लिए कोई काम नहीं किया, इसमें मैं बड़ा सुस्त था यार, कम्युनिटी में कौन करेगा। हालांकि इसका फायदा बहुत होता है, जब अपना अगर स्टूडेंट वीजा वगैरह लगाओ या आप किसी प्रोफेसर के असिस्टेंट बनना चाहते हो, तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और चलो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट जमा करते हो, मैंने कम्युनिटी के लिए वो कहते हैं यू आर वेरी अप्रिशिएटेड, आ जाओ। जो स्टिपेंड हम आपको $600 दे देते वो $6000 देंगे, इतना फर्क पड़ता है, सही है। क्योंकि वो कहते हैं ये बंदा काम का बंदा है, हमारी कम्युनिटी के लिए भी काम करेगा, ठीक है। तो ये वो लोग करते हैं जिनका कुछ होता है पहले से गोल, यार क्या लाइफ में अगर मैंने बाहर जाना है तो कम्युनिटी बेस्ड कुछ ना कुछ वर्क करते हैं और उसको गूगल पे हाईलाइट कराते हैं ताकि कल को उन्हें सपोर्ट मिले, ये आगाज है, ये कर रहा होता है कम्युनिटी वर्क, इसलिए इसको बना रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखो कहीं पर आपने इसको कंट्रोल करना है कंटेनर्स वगैरह को, तो ये भी किया जा सकता है। ये जो कंटेनर है ना बेसिकली 350 पिक्सल देख लो, 0 पिक्सल 350 पिक्सल 500 पिक्सल, तो ये भी आप कर सकते हो। जो आपने कहीं पे साइजिंग देखी है तो आप उसकी साइजिंग को एसएम करके कॉल करोगे तो वो समझ जाएगा कि मुझे 599 तक रखना है या 799 तक रहना है। इज दिस क्लियर? डेंसिटी मौजूद है, Z इंडेक्स याद होगा आप लोगों को, ट्रांजिशन मौजूद है। तो ये सारे एक ओवरव्यू कर लेना कि क्या क्या चीजें हमें खुद से मटेरियल जो है प्रोवाइड करता है। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उसको फिर कवर कर लेंगे। अच्छा, अब आते हैं वापस ग्राफ की तरफ, और एमपीआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। अच्छा, हम रिवीजन क्या कर रहे थे? सर्वर चल रहा था, साइन अप तो कर लिया था हमने शायद, बल्कि इवन हमने साइन अप को इंटीग्रेट भी कर लिया था रिएक्ट के साथ। ये किस किस ने कर लिया है? 1 2 3 4 5 6, बाकी सबने क्यों नहीं किया अब तक? किसके इंतजार कर रहे हो? लॉगिन नहीं पढ़ा दिया। हाँ, उससे पहले मुझे एक चीज रिवीजन में पढ़ानी थी जो लोग न्यू आए उनके लिए, JWT जेसन वेब प्रोग्राम याद है, और उसके लिए मैंने टास्क दिया था कुछ बच्चों को कि वो आकर के हमें पढ़ाएंगे और हम उन्हें वॉच करेंगे। तो उसमें 3 का मैंने नाम दिया था, एक की आंखें दिख रही है मुझे। तो बताओ तैयारी करके आए हो? तो आज खत्म हो, ठीक है। किसको बुलाया, चलो खुद बताओ। अफाक को बुलाया। अफाक तुम्हारा वोट बहुत ज्यादा है, मैसेज किया तुमने? आ जाओ अफाक बेटा। मैं हेल्प करूंगा, आ जाओ। ऐसी कोई बात थोड़ी है कि बस आप दुश्मन बन गए हो। मैं तो वहां एडवाइस दे रहा हूं कि तुम लोगों के अंदर अब ये चीज थोड़ी थोड़ी करके आए, मतलब 2-4 बच्चे जिनको मैं समझ चुका हूं कि उनके अंदर तो ये चीजें ऐड हो गई है कि वो जाकर के हॉट सीट पे बैठ करके पढ़ा सकते हैं, सही है।
तो लेकिन अब जो बाकी लोग हैं क्या वो क्लास का पार्ट नहीं है? वो भी पार्ट है। तो एक एक करके सबने आना है। और मैं कोशिश एक और कर रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए ना एक इंटरव्यू सेशन करवाया जाए अरेंज। सही है कि इंटरव्यूज वगैरह कैसे होते हैं, जब आप 1-to-1 किसी के साथ बैठे हो तो आपको जवाब देने के लिए इंस्पायर कैसे करना है, आप उसे घुमा नहीं सकते, तो ये नहीं है। सही है, तो इंडस्ट्री के कुछ लोगों को मैंने सोचा है कि उनको बुलाया जाए जो इंटरव्यू देते हैं अपनी कंपनी में। सही है, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं, तो वो सब आपको फिर गाइड करें। ये कहाँ चले गए? अच्छा, बना करके रखा हुआ तुमने पहले से। समझाना है लेकिन ठीक है आप। अरे ज़रीफ है, ज़रीफ किसने बनाया? कौन सा? नहीं ज़रीफ क्यों बनाया था वो? किंग ऑफ फाइटर्स में भी बनाया। किंग ऑफ फाइटर्स में बनाया। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन ये इसी ने बनाया। और वो बना समझ तो गए। और उसमें 10 मिनट की तस्वीरें और एनिमेशन किंग ऑफ फाइटर्स हाँ इसमें थोड़ी सी बनाई है इसकी जो कम रिव्यू किंग ऑफ फाइटर्स वो बनाओ काउंटर स्ट्राइक फुल हाइप हो जाएगी वीडियो देख के बना यार मैं टाइम ऐसे बना सकते हैं इतनी गेम की तरफ आ जाएंगे थोड़ा सा एडवांस है नहीं मेरे ख्याल से कौन सी लगी पाक भाई चाहिए इसको रन करके दिखाओ ना इसको रन करके दिखाओ अपनी दो नहीं यार आज काम है क्या काम है किसके काम जैसे तो इमोजी भेज सकते तकलीफ देता हूँ अभी बंदवा मैसेज देख के मैंने घबरा नहीं जाता है
हमारी मशीन सर्व करती है ऐसे ही हम चाह रहे हैं कि काम 24 आवर्स हो। अब इस मशीन को 24 आवर्स नहीं चला सकता कि मैं इसको पूरी दुनिया से कनेक्ट नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं, मशीन ऑक्यूपाई करते हैं सर्वर के अंदर, जैसे कि वर्षा में हमने कर लिया, सही है। तो उसके अंदर हमारा एक्टिव स्टार अलग चलता है और उसका लिंक लगा देंगे, हाथ लगा देंगे, कॉपी करो ना, जाओ बैकएंड को अलग से लैपटॉप में पुश करो, ठीक है, कि नया प्रोजेक्ट बनाओ वर्जन के अंदर, तो लिंक करो, ठीक है। बैकवर्ड सर्वर और जेएस उसकी रूट पे होगी। तुम्हारा जो भी काम नहीं है, खाली फाइल बैठा है। वहां सर्वर डॉट जेएस एंट्री पॉइंट बता दे वो। सही है। अच्छा यार, अब आप कुछ बोल कहां तक पहुंचे, कोड में दिखाओ ना, ऐसे तो मुझे समझ में आ रहा। अच्छा, JWT होता है क्या, पहले ये डिस्क्राइब करो। JWT basically stateless functionality database में stateless का मतलब है database में माइक में database में हम स्टोर नहीं करते, टू पार्टीज के दरमियान मतलब यूजर और वेबसाइट के दरमियान मतलब कम्युनिकेशन होती है कि ये वैलिड यूजर है कि नहीं, उसको वेरीफाई करने के लिए ये एक लाइब्रेरी है और इसके बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं, सही है, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। बिल्कुल सही है। हेडर में हम इसकी बेसिकली एल्गोरिथम डिफाइन करते हैं, इसकी टाइप डिफाइन करते हैं और इसका उसमें दूसरा कंपोनेंट जो है वो पेलोड है जिसमें यूजर का डेटा है, नाइस, और तीसरा पार्ट जो है उसका वो उसमें सीक्रेट की होती है। जबरदस्त, ठीक है। तो ये हमारा हो गया JWT। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से बता दूं, JWT बेसिकली जेसन वेब टोकन को कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, जस्ट सपोज मुझे आपसे बात करनी है, बट आप लोग सारे सुन रहे हो, मैंने कोई कोड वर्ड बनाना है, आगा टैग खड़े हो जाओ, आगा टैग खड़ा हो जाएगा, या फिर उधर का पानी ले आए, मैंने इसके दरमियान और अपने दरमियान कम्युनिकेशन ब्रिज कायम किया हुआ है। इन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए हम जेसन वेब टोकन यूज करते हैं। लाइक दैट मेरा सर्वर और मेरा फ्रेंड है, इन दोनों के दरमियान क्या होगा, जस्ट सपोज दैट कोई एक पूरा रैंडम की पास हो रहा होगा डॉट डॉट के साथ। इसके लिए चलते जरा गूगल पे लिखना जेसन वेब टोकन, कोई एक एग्जांपल यहां पे पड़ी हुई होगी, हाँ यहाँ पे डायरेक्ट लिखो जेसन वेब टोकन, JWT लिख लो, जेसन की स्पेलिंग असल में है, हाँ वही ऊपर वाला इस पे जाओ, ठीक है, नीचे आओ, नीचे आओ, सही है, ये देख रहे हो, ये की है। अब इस की को मैं नहीं समझ सकता, आप पढ़ के नहीं बता सकते इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते। ये जेसन वेब टोकन और आपका फ्रंट एंड और बैक एंड आपसे मिलने के लिए समझ सकते हैं कि ये होता है, ये एक एल्गोरिथम सेटअप होता है। एल्गोरिथम सेटअप जस्ट सपोज दैट आप राइट साइड पे आओ, तो इन्होंने बताया है, उत्तर इन्होंने बताया है रूल्स के अंदर कि एल्गोरिथम HS256 पर यूज करो, टाइप विच इज JWT। अच्छा, इसी के नीचे अगर आओगे तो ये पेलोड है, इस पेलोड के अंदर सारा डाटा है, ये कौन सा पॉइंट है, ये EYJZ से लेकर के ऐसे ही है, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर नीचे जाते हो तो वो कौन सा पॉइंट है, वो सिगरेट, ये सिगरेट की का पॉइंट है, सही है, ये सिगरेट की क्या है, लेकिन समझ हमें तीनों में नहीं आ रहा अगर लेफ्ट साइड से मैं देखूं, ठीक है। तो जस्ट सपोज जब आपका यूजर करता है साइन इन, क्या करता है, साइन इन, अब मैं यूजर का डाटा सेंड करना चाहता हूं फ्रंट एंड के अंदर, तो क्या करूं, मैं डायरेक्ट सेंड कर दूं। अगर मैं उसको डायरेक्ट सेंड करता हूं तो कहीं भी बीच से वो डाटा हो सकता है, भाई मैंने यहां से कोई बॉल फेंकी, कोई खड़ा हो जाए बीच में बॉल कैच कर ले, पॉसिबल है ना। तो यही होता है आपके जो बेसिकली क्या कहते हैं उसे, हमारे यहाँ एक मेथड यूज होता है हैकिंग के अंदर, मैं भूल गया नाम क्या क्या, जैसे बोलो हाँ, मैन इन मिडिल अटैक, ठीक है, फिशिंग, सही है, तो वो यही होता है,
कि वो हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, कि कोशिश करते हैं कि कोई भी बंदा ओपन सोर्स जो जा रहा है उसका डाटा मिल जाए। सही है। अब ये ओपन सोर्स नहीं जा रहा और आपको पता है और आपके फ्रेंड ने पता है कि ये जेडब्ल्यूटी है, वो कोड हमने पहले से लिख करके रखा हुआ है, तो कोई इश्यू नहीं है। सही है। तो क्या होगा, वो उस मेथड को यूज करते हुए फ्रंट एंड के अंदर आपका कोड मिल जाएगा, तो आपका टोकन मिल जाएगा, उसको पूरा डिकोड करेगा और इंडिविजुअल यूजर को उसका डाटा मिल जाएगा। इसके लिए समझ में आई बात? तो ये हमें क्या करना होता है, हमें ये टोकन बनाना है अपने डाटा में। अपने डाटा को कितना कन्वर्ट करना है, इस टोकन में कन्वर्ट करना है। बस अब हम करते हैं। कैमरा हटा दिया सर ये ना क्या करो, बताओ, समझाओ, फिर करो। ये फंक्शनलिटी हमने साइलेंट के मतलब एक पॉइंट पे लगाई है। ठीक है। जब इसको कॉल करेंगे तो ये रिक्वायर करेगा ईमेल और पासवर्ड यूजर से लेगा। सही है, बिल्कुल सही है। पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि आए हमारे पास यूजर है कि नहीं। तुम तैयारी करके नहीं आए? आया क्या थे इतने डम डम बता रहे हो, पता नहीं यार। आदत नहीं है ना। यही तो मसला है भाई, दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लीडर नहीं बन पाते। रीजन उनका यही होता है कि वो लीड नहीं कर सकते। काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन वो अगर उन्हें गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ा दी जाए ना तो वो नहीं चला सकते। पैसेंजर अच्छे हैं वो। सही है। ये नुकसान है। आप काम करोगे जिंदगी भर इंटर्नशिप पे जा करके, सही है, आपका जो टीम लीड होगा वो आगे रिप्रेजेंट करेगा और कहेगा कि यार वो मेरी सैलरी बढ़ा दे, तुम किसको बोलोगे? आसान लफ्जों में दुनिया की तुमको मैं दस्तूर समझा रहा हूँ कि अगर अपना अपना आइटम बेचने नहीं आता ना फिर भी आप लॉस करेंगे। तो ये सीखो। सही है कि आपको कैसे जो है ना जो आता है ना वो बेच सको। सही है। चलो खैर आज के लिए तो चलो मैं तुम वही बैठो, लेकिन नेक्स्ट क्लास में तुमको दोबारा बोलूंगा भाई, ऐसे नहीं होगा। अच्छा मैं बता देता हूँ यहाँ से, इन्होंने लिखा हुआ है साइन इन की फंक्शनैलिटी। उस साइन इन की फंक्शनैलिटी के अंदर हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक चाहिए होता है ईमेल और दूसरा चाहिए होता है पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड दोनों चीजें मुझे फाइल एक्सेप्ट मिलेंगी। अब मैंने ये पैटर्न चेक किया है कि क्या ईमेल वैलिडेट है, क्या पासवर्ड सही है। एक बार वैलिडेट में कर रहा हूँ कि क्या पासवर्ड मौजूद है। इफ जस्ट सपोज दैट के वो उल्टा आई तो होता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क पासवर्ड, ठीक है, तो वहीं से रिटर्न यही लिखा हुआ बोर्ड मैनेजर। अगर मैंने ये लिखा नहीं है तो लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, एक क्यूरी चलाई है व्हिच इज जो कि हमारे पास कैसे चलती है, डॉट फाइंड वन। डॉट फाइंड वन क्या करते हैं, हम उसके अंदर ईमेल डाल देंगे। भैया अगर ईमेल की और वैल्यू दोनों सेम है तो ऑब्जेक्ट के अंदर रख के सिर्फ ईमेल डाल देंगे। ऐसे ही है ना, वरना यूजर ईमेल कॉलन सिर्फ ईमेल जो हम रिक्वेस्ट और बॉडी से मंगा रहे हैं जिसके लिए, ठीक है। तो वो हमने रखा फाइल पर हमें रिटर्न दे देगा यूजर का डाटा, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे यूजर डाटा के नाम से। वो पूरा ऑब्जेक्ट हमें दे देगा जो यूजर का मौजूद है। अब उसके अंदर हमारा पासवर्ड भी मौजूद है, उसके अंदर हमारा ईमेल भी मौजूद है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पासवर्ड को डिकोड करेंगे हैश से, जो हमने डिक्रिप्ट किया हुआ है तो वापस डिक्रिप्ट करेंगे। ऐसे ही है ना। तो उसके लिए हमने कोई भी मेथड यूज किया होगा, डिक्रिप्ट किया होगा या कोई तो भी किया होगा, सही है, हैश किया या हैशी किया, कुछ भी किया है, तो उसको हम यूज करते हुए उसके अंदर पैरेंथेसिस पास करेंगे, एक्चुअल पासवर्ड और फॉल्ट अगर आपने कुछ पास किया है तो वो, सही है, सीक्रेट की कुछ पास कर रहा हो, ठीक है, वो हमें रिटर्न कर देगा ट्रू या फॉल्स। हमें वो कभी भी पासवर्ड सही करके नहीं देगा कि मैंने लिखा है जस्ट सपोज सैलानी 1 2 3 4, वो सैलानी 1 2 3 4 नहीं देगा, और वो सिर्फ क्या देगा, ट्रू या तो फॉल्स, क्योंकि ये भी एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है। IEEE के कारण जो इस बात को मद्देनजर रखता है कि जो भी डोमेन या सर्वर काम कर रहा है, मतलब कोई भी वेबसाइट होस्ट हो रही है या लॉगिन सेटअप वगैरह मौजूद है, तो यूजर का डाटा कितना सिक्योर है। अगर यूजर का डाटा सिक्योर नहीं है या किसी ने उसके ऊपर स्ट्राइक लगाई है कि यार यहाँ से हमारा डाटा चोरी हुआ है या कुछ भी व्हाटएवर,
तो वो इदारे इस बात के रिस्पॉन्सिबल है कि वो डोमेन को सस्पेंड करे। सही है ना, डोमेन रहेगी ना कोई और यूजर आएगा। सही है, और वो डोमेन फिर दुनिया में कभी नहीं लॉन्च होगा। ठीक है, तो वो सस्पेंड हो जाएगा। हाँ $1000 ही है। ठीक है, तो खैर यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, उस मेथड को यूज करते हुए ट्रू या तो फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। सही है, अब हमें मिल गया कि यूजर सही है, एक मिसाल देता हूं, ट्रू मिल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना JWT टोकन बनाएंगे उस डाटा को लेकर। जो मुझे यही करना है, उस डाटा को एक टोकन में कन्वर्ट करना है। तो अब वो बनाने के लिए इन्होंने मेथड यूज किया है टोकन JWT.sign। सही है, अगर आप देखो तो पहला हम क्या बात कर रहे हैं, यूजर आईडी, ईमेल, ये सब हमें कहां से मिल रहा है, वो फाइंडेड यूजर से मिल रहा है जो डेटाबेस से निकाला था। ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद हमने बात कर दिया process.env.jwt सीक्रेट। ये सीक्रेट ये कुछ भी हो सकता है, बट होना सही चाहिए। इसके लिए ठीक है। अच्छा, उसके बाद इशू एट पास किया हुआ है, क्या पास किया हुआ है, एक्सपायर पास किया हुआ है। चलो एक और होता है, मतलब इसके बाद डिफरेंट चीजें हमारे पास एंटिटीज है। इशू एट भी है, कब इशू किया जा रहा है, एक्सपायर है, कब एक्सपायर किया जा रहा है। सही, तो हमने बात किया हुआ एक्सपायर एंड। ऐसे ही है, एक्सपायर एंड है ना। यस सर, ये थोड़ा सा जूम करो यार, चश्मा ऐसे थोड़ी लगाया है मैंने। ठीक है, 1 आवर। अब 1 आवर का मतलब है कि 1 घंटे बाद ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा, खुद ब खुद आप लॉग आउट हो जाओगे। खुद ब खुद आप क्या हो जाओगे, लॉग आउट। ठीक है, मैंने तो थोड़ा उसमें काम करना पड़ेगा, लेकिन ये खुद ब खुद क्या करेगा, आपको लॉगिन की स्क्रीन दिखा देगा, आउट करा देगा, साइन इन को। हां, यूज नहीं कर रहे हो जब ना लिखा हुआ है ना बड़ा हो। ठीक है, अच्छा सॉरी, तुम क्या कर रहे हो, ऐप यूज कर रहे हो, हां तो हो जाएगा, तो टैग बनाओ इसका। सही है, वन आवर है ना। यहां तक क्लियर है आप लोग। अच्छा, इसके बाद अब आते हैं जरा मिडलवेयर पे। मिडलवेयर पे जाओ जरा। कब बोल क्या खाओ। अच्छा, हमारा ये मेथड होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ये करते हैं, जैसे हमारा राउट है, ठीक है, वही का मिडलवेयर पे इसको JWT को पास कराना। सही है, अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमने क्या किया हुआ है, एक ऑथ करके फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर 3 चीजें पास की हुई है, रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट। सही है, ऑथ हेडर है, request.header.authorization। सही है, उसके बाद हमने क्या किया है, अच्छा ये रिक्वेस्ट कहां से मिलेगा, ये रिक्वेस्ट मिलेगा यूजर से। अगर टोकन नहीं है, मैं चाहता हूं होम पेज खुले ना, मैं चाहता हूं होम पेज ना खुले। सही है, तो साइलेंट पे तो मैंने टोकन भेज दिया है। सही है, वो कहीं ना कहीं मैं सेव करूंगा फाइल के अंदर, लोकल स्टोरेज या कैश कहीं पे व्हाटएवर। सही है, और जब होम पेज पे मैं जाऊंगा तो मैं उस टोकन को भी भेजूंगा यूजर के साथ। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम ये इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं मिडलवेयर का। ठीक है, हमने क्या किया, इस तरह रिक्वेस्ट डॉट हेडर और ऑथराइजेशन पास कर दिया। अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्यों नहीं पास किया, क्योंकि हम चाहते हैं हर क्लिक पे या हर पेज के लोड होने पे मिले। ठीक है, ठीक है, हेडर्स के साथ जाए, यूजर के हेडर्स के साथ जाएगा, ना कि बॉडी में। बॉडी में तो ये होता है ना, फॉर्म भरते हो, ऐसा ही होता है। ईमेल के लिए क्या करते हो, फॉर्म भरते हो, पासवर्ड के लिए भी फॉर्म भरते हो। लेकिन हेडर में ऐसा नहीं होता, हेडर में ऑटोमेटिकली कोई भी डाटा फ्लो हो सकता है। इज दिस क्लियर, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अगर पोस्टमैन पे जाओ जरा एक सेकंड के लिए। अब जाओ आप उधर, वो जो ऊपर ब्रैकेट्स पड़ेगा ना राइट साइड पे, इस पे जाओ, नहीं उसी पे जस्ट हम जाएंगे। हाँ ठीक है, नीचे वाले पे क्लिक करो, नहीं उसी के नीचे वाले पे क्लिक करो, इसको कट कर दो। हाँ अच्छा, चलो अभी कोई सेटअप नहीं हुआ, क्रॉस कर दो। सही है, अब आ जाओ डायरेक्ट आप इस पे हेडर्स पे, एथोराइजेशन पे आ जाओ नीचे। नहीं नहीं इधर चलेगा, ये पैरम्स के बराबर है बेटा, टैब्स है ना सारे, पोस्ट लिखा हुआ है, हाँ इसके अंदर एथोराइजेशन है ना, उस पे चलेगा। सही है, यहाँ पे भी क्या सेटअप हुआ है, नो ऑथ।
ठीक है, वो मैंने कल वापस चेक कर लिया तो उसमें है ही नहीं, कोई सेटअप ही नहीं हुआ था डिफॉल्ट। ठीक है, कभी कभार हम सेटअप करके भी रखते हैं कि एक की कैसे पास करते हैं, तो वहां पे वो सेव हो जाता है। तो खैर नो ऑथ को हम कर देंगे बेरियर टोकन। सही है, अब ये देखो ये टोकन पास होगा, इस टोकन को कॉपी करो, ये टोकन मैक्स मोस्ट प्रोबब्ली मैंने ही पास किया होगा। इसको आगे इधर JWT पे पेस्ट करो। अब यूजर का डाटा अच्छा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आईडी और इशू हेडर। ठीक है, आईडी और इशू हेडर है, कब ये डाटा दिया जा रहा है यूजर। सही है, अच्छा अब ये टोकन हमने बनाना है वापस जो उसके अंदर टोकन तो हमने बना लिया है, ये टोकन हमने चेक करना है। अब वापस जो अपने कोड के ऊपर जहां पे तुमने मिडलवेयर का कोड रखा था, हाँ अब हमने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट हेडर से ऑथराइजेशन से डाटा मतलब वो कोड वो जो JWT टोकन था जो हमने सेव करवाया था साइन इन करते वक्त, वो क्या किया है मंगवा लिया। मंगवाने के बाद तो एक वेरिएबल में सेव करा लिया हेडर के अंदर, और हेडर के अंदर हम एक मेथड यूज कर रहे हैं व्हिच इज क्या लिखा है स्प्लिट। सही है, स्प्लिट क्या करेगा, ब्रेक करेगा, क्या करेगा ब्रेक। अच्छा इसके ऊपर एक हमने चेक पॉइंट भी बनाया है कि अगर ऑथ हेडर है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो वहीं से रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या कर दो, स्टेटस कर दो, वहीं से रिटर्न कर दो। ठीक है, ये हमने खुद से बनाया है, ये हमारी मर्जी है। इसके अंदर तुम ये भी बना सकते हो कि भाई दो डॉट्स नहीं है तब भी रिटर्न बना सकते हो, पूरे उसके अंदर दो डॉट होना जरूरी है ना, तो आप ये चेक पॉइंट ये भी बना सकते हो, दो डॉट नहीं है तब भी रिटर्न। ठीक है, तो हमने क्या बनाया भाई के मौजूद होना चाहिए, अभी के लिए इतना काफी था। देखिए और हेडर डॉट स्प्लिट हमने कर दिया, हमने कहा कि भाई आप इसको ब्रेक कर दो स्पेसेस के साथ, कब 0 के बाद 1 को। 1 क्या है, वो पूरा एक 0 है, दूसरा वाला 1 ऐसा ही है, 0 1 2 स्टेजेस है ना तीनों। ठीक है, उसके बाद हमने कंट्रोल करा लिया टोकन को, ये खैर है ये भी वो है क्या कहते हैं एक्स्ट्रा पार्ट है। फाइल के अंदर हमने क्या किया JWT.verify। अब ये वो टोकन है जो आपने यूजर से मंगवाया है, और process.env.jwt सीक्रेट किया आप देख रहे हो। अब ये आपको दे देगा क्या, यूजर दे देगा फाइल करके कि क्या इसके अंदर यूजर मौजूद है। request.user के अंदर आपको मिल जाएगा कि यूजर मौजूद है। अगर यूजर मौजूद होगा, ये साइट से सही चलेगी, वेरीफाई हो जाएगा, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट करा दोगे, मतलब अब आप मिडलवेयर से आगे बढ़ सकते हो। आगे कैसे बढ़ सकते हो, जरा मिडल वो दिखाना, राउट दिखाना, राउट की फाइल। अच्छा ये आधा काम हुआ डैशबोर्ड पे चला जाता है। हाँ समझ गया। हाँ देखो ये ऑथ कॉल हुआ है नीचे डैशबोर्ड के साथ, ऑथ कॉल हुआ है, दिस इज अ मिडलवेयर। कि पहले ये मिडलवेयर पास होगा और हेडर रिक्वेस्ट सब कुछ सही चलेगा, तो वो नेक्स्ट कॉल होगा, फिर वो अगले वाले में जाएगा व्हिच इज रिक्वेस्ट और रिस्पांस। ठीक है, आपने फंक्शन भी कॉल किया है। ठीक है, तो ये उसके बाद अगले फंक्शन में चला जाएगा, जो कि आपका होम पेज हो सकता है, आपका डैशबोर्ड हो सकता है, कोई भी डाटा हो सकता है जो आप मांग रहे हो। सही है, जैसे अभी तो हमने कहीं पे भी रोल डिफाइन नहीं किया, बट मैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, मैं कहूंगा कि भाई एक रोल डिफाइन कर दो, एडमिन यूजर और ये लिए डिफरेंट हां तो ये ना देखिए, तो जब हम ये करेंगे तो क्या करेंगे, हम यूजर चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको डाटा रिटर्न करेंगे। इज दिस क्लियर? ओवरऑल थोड़ा क्लियर हो गया होगा, बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में हमको करके देखेंगे, टोकन अपना बना करके देखेंगे। आ जाओ अफाक यार this one at the end मेरे ही गलत है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे किसी और को मौका देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अहमद तो बहुत दफा आ चुके हैं, अहमद आ चुके हैं, आप आ चुके हो, वो पीछे बैठा हुआ है वो आ चुका है, तो ये कुछ लोग तो आ चुके हैं, ये आ चुके हैं, ये कुछ लोग बाकी हैं, तो उनको मैंने टारगेट करना है। ठीक है, ताकि कोर्स खत्म होने से पहले वो भी बोलना शुरू कर दें, समझाना शुरू कर दें, ताकि वो इंटरव्यूज क्लियर कर सके। आता जाता सब कुछ होगा, लेकिन तुम बता नहीं पाओगे कि JWT करता क्या है, सामने वाला तुम्हें कभी नहीं इग्नोर करेगा। सही है,
तो ये आना चाहिए। खैर कोई मसला नहीं है, आज टाइम था, मैं ये उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम बेहतर होगा। सही है आफाक साहब। अच्छा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पहले आके रिवीजन कर लेंगे, जीरो का बना करके चेक कर लेंगे, तरीके से रन कर लेंगे, देन उसके बाद हम अपना आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है एक वीक या नेक्स्ट वीक तक मैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव। सही है, रेट खत्म हो जाएगा। ये खत्म ये कि कुछ और फॉर्म भी है वो उसके साथ भी चला। ठीक है, चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।